अमर वायलिनों की गुप्त युवा स्ट्रादिवारी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वायलिन निर्माताओं के शिल्प की यात्रा पर ले चलूंगा। आराम से बैठिए और सोचिए। आप क्रेमोना में कहीं एक छोटे से कार्यशाला में खड़े हैं। पुरानी खिड़कियों से सूरज की रोशनी कार्य बेंचों पर गिर रही है, जहां लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं। स्प्रूस, मेपल। हवा में रेजिन की खुशबू है, शांति है। केवल कुशल हाथों के नीचे लकड़ी की हल्की खिसकने की आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ ऐसे कमरों में वायलिन बनते हैं। केवल उपकरण नहीं, बल्कि आवाजें, लकड़ी से बनी आवाजें। लेकिन एक वायलिन की आवाज सुनाई देने से पहले उसे इंतजार करना होगा, या बेहतर कहें, लकड़ी को इंतजार करना होगा। क्योंकि वायलिन निर्माण में एक सबसे पुरानी मान्यता है कि अच्छे ध्वनि वाले लकड़ी को समय चाहिए। 10 साल कम से कम, 15 बेहतर हैं। कुछ तो यहां तक कहते हैं, जितनी पुरानी उतनी बेहतर। लकड़ी को आराम करना चाहिए, सूखना चाहिए, सांस लेना चाहिए, सेट होना चाहिए। तभी ये एक उपकरण बनने के लिए तैयार होगी। और फिर, जैसे अक्सर इतिहास में होता है, एक समय ऐसा आता है जब कोई आता है और सब कुछ उलट देता है। इस मामले में ये स्ट्रैडिवारी था। नाम जो कई लोगों के लिए जादुई शब्द की तरह लगता है। एंटोनियो स्ट्रैडिवारी, क्रेमोना का मास्टर, जिसकी वायलिन आज लाखों की कीमत की है, जिनकी ध्वनि आज भी संगीतकारों और वैज्ञानिकों को समान रूप से मोहित करती है। जो कुछ हम आज स्ट्रैडिवारी के बारे में जानते हैं, वो किंवदंतियों पर आधारित नहीं है, बल्कि शोध पर आधारित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरी तरह से ठोस आंकड़ों पर आधारित है। हमने एंटोनियो स्ट्रैडिवारी के काम पर अपने 8 खंडों में विशेषज्ञ अर्जन वेरस्टेक के माध्यम से उनके लगभग 300 उपकरणों का डेंड्रोक्रोनोलॉजिकल अध्ययन किया है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये वार्षिक वृत्तों का विज्ञान है। ये हमें सटीक रूप से ये निर्धारित करने की अनुमति देती है कि एक पेड़ कब बढ़ा और कब काटा गया। और जो कुछ हमने पाया है, वो अब तक के सभी विश्वासों के विपरीत है। स्ट्रैडिवारी ने बिल्कुल भी दशकों पुराने, धीरे धीरे सूखे लकड़ी पर भरोसा नहीं किया। इसके विपरीत, जिन लकड़ियों का उसने उपयोग किया, वे प्रसंस्करण के समय केवल कुछ साल पुरानी थीं। कभी कभी तो केवल 4-5 साल बाद काटने के। इसका मतलब है कि स्ट्रैडिवारी ने बहुत ताज़ा लकड़ी का उपयोग किया, कम से कम आज के मानकों के अनुसार। और फिर भी, या शायद इसी कारण, उसकी वायलिन आज भी अविश्वसनीय रूप से अच्छी ध्वनि देती हैं। ये कैसे संभव है? क्या उसकी सुनने की क्षमता इतनी बारीक थी कि उसे पता था कि कौन सी लकड़ी बिना लंबे भंडारण के भी काम करेगी? क्या उसके पास कोई विशेष आपूर्तिकर्ता था? या नमी के सही स्तर, सही क्षण, घनत्व और लोच का सही अनुपात जानने की क्षमता थी? हमें इसके बारे में ठीक से पता नहीं है। लेकिन हम जो जानते हैं वो ये है कि प्राचीन सदियों से भंडारित ध्वनि लकड़ी का मिथक कम से कम स्ट्रैडिवारी और उसके कुछ समकालीन सहयोगियों के मामले में एक उजागर मिथक है। इसका मतलब ये नहीं है कि लकड़ी को समय की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत, कई अच्छे कारण हैं कि क्यों वायलिन निर्माता आज अपने लकड़ी को वर्षों तक संग्रहीत करते हैं। लकड़ी बदलती है, ये अधिक स्थिर, समान और विश्वसनीय बनती है। ये कम टूटती है, ये आसानी से विकृत नहीं होती। खासकर एक ऐसी दुनिया में जहां उपकरण न केवल ध्वनि उत्पन्न करते हैं, बल्कि सीमाओं को पार करते हैं, जलवायु परिवर्तन सहन करते हैं और दशकों तक टिके रहते हैं। ये एक लाभ है। लेकिन ये भी दिखाता है कि केवल एक सही तरीका नहीं है। स्ट्राडिवारी ने वही किया जो उनके लिए काम करता था। शायद ये अंतर्ज्ञान था, शायद अनुभव, शायद केवल व्यावहारिकता। जो मायने रखता है वो है परिणाम। और ये आज भी सुना जा सकता है। इसलिए, यदि आप आज एक आधुनिक वायलिन निर्माण कार्यशाला में जाते हैं, जहां लकड़ी को सावधानी से ढेर किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है और वर्षों तक संग्रहित किया गया है, तो आप देखेंगे कि परंपरा जीवित है। लेकिन ये पत्थर में नहीं लिखी गई है। वायलिन निर्माण में भी गति है, प्रश्न है, नए ज्ञान है। जो बचता है वो एक उपकरण के लिए आकर्षण है, जो एक पेड़ के एक टुकड़े से जन्म लेता है, उस क्षण के लिए जब लकड़ी से ध्वनि निकलती है, और उस हल्की भावना के लिए कि शायद लकड़ी के टुकड़े और धनुष की लहर के बीच थोड़ी जादू है, या कम से कम एक बेहतरीन संवेदनशीलता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद कि तुम फिर से स्ट्रैडिवारी पॉडकास्ट में सुन रहे हो। इसे सब्सक्राइब करो और दूसरों के साथ साझा करो। और इस ध्वनिक यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ो, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की आकर्षक दुनिया में है। रुचि बनाए रखो। हम फिर मिलेंगे।